नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। 22,000 रुपए की घूस लेते जेई गिरफ्तार, प्राथमिकी दर्ज, निलंबन भी होगा। किसान से निजी नलकूप के कनेक्शन और ट्रांसफार्मर के लिए विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता जेई को भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने 22,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। उसे भगोली थाने ले जाया गया। यहाँ उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। भगोली थाना क्षेत्र के भेवना खेड़ा निवासी मुस्तकीम खेती करते हैं। मुस्तकीम को खेत में नलकूप के लिए बिजली का कनेक्शन और ट्रांसफार्मर की जरूरत थी। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन भी किया था। इसके बावजूद लंबे समय से उन्हें ना तो कनेक्शन मिल पा रहा था और न ही ट्रांसफार्मर। आरोप है कि मुस्तकीम ने कराई विद्युत उपकेंद्र के जेई पवन कुमार वर्मा से संपर्क किया। उन्नाव की आवास विकास कॉलोनी निवासी पवन वर्मा ने मुस्तकीम से कनेक्शन और ट्रांसफार्मर के लिए रुपए मांगे। इसकी शिकायत मुस्तकीम ने एंटी करप्शन टीम से कर दी। बुधवार शाम कराई उपकेंद्र से पवन कुमार वर्मा को मुस्तकीम से 22,000 रुपए लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक विदेश मिश्रा ने बताया कि जेई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। प्राथमिकी की कॉपी मिलने पर पवन वर्मा को निलंबन किया जाएगा। विदेशी सीईओ हटे, नीतू सामरा के हाथ में नोएडा एयरपोर्ट की कमान, फ्लाइटों के लिए टिकट बुकिंग के काम में तेजी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर नोएडा एयरपोर्ट से विदेशी सीईओ को हटाकर नीतू सामरा को नया सीईओ बनाया गया है, जो देश के किसी प्राइवेट एयरपोर्ट की पहली महिला प्रमुख होंगी। आखिरकार नोएडा एयरपोर्ट के विदेशी सीईओ क्रिस्टोफ सलमान को बदल दिया गया है। इनकी जगह पर इसी एयरपोर्ट की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ नीतू सामरा को नया सीईओ नियुक्त किया गया है, जो कि देश में किसी प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहली महिला सीईओ भी होंगी। इस बदलाव के बाद अब तक 10 दिनों के अंदर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तरफ से नोएडा एयरपोर्ट को आखिरी एनओसी के रूप में सिक्योरिटी प्रोग्राम की मंजूरी भी मिल जाएगी। इसके बाद यहां एयरलाइंस अपनी फ्लाइटों के लिए टिकट बुकिंग का शेड्यूल जारी करने समेत एयरपोर्ट ऑपरेटर ट्रेनिंग समेत अन्य कार्य शुरू कर सकेंगे। सूत्रों का कहना है कि नोएडा एयरपोर्ट पर विदेशी सीईओ का ये मामला 3 महीने से केंद्रीय गृह मंत्रालय और आईबी में चल रहा था। इस पर गहन विचार विमर्श के बाद 20 अप्रैल को एमएचए ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी सूरत में भारत के किसी भी एयरपोर्ट का सीईओ विदेशी नहीं हो सकता। क्रिस्टोफ की जगह नीतू सामरा को मिली जिम्मेदारी, वरना इससे पहले सूत्रों का कहना है कि इस मामले में ये भी कोशिश की जा रही थी कि कोई भी बीच का रास्ता निकालते हुए स्विट्जरलैंड के नागरिक क्रिस्टोफ को सीईओ पद ही बने रहने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद नोएडा एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने शुक्रवार को घोषणा कर दी कि क्रिस्टोफ की जगह नोएडा एयरपोर्ट की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नीतू सामरा को नोएडा एयरपोर्ट का नया सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। कानपुर का करोड़पति लेखपाल बर्खास्त, आलोक दुबे की 30 करोड़ की 41 संपत्तियों की जांच करेंगे एसटीएफ एडीजी। कानपुर के करोड़पति बर्खास्त लेखपाल आलोक दुबे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे प्रकरण की जांच एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश को सौंप दी है। 2 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोप में बर्खास्त किए गए लेखपाल आलोक दुबे के मामले में अब जांच का दायरा बढ़ गया है। बर्खास्तगी के बाद बहाली की उम्मीद पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पूरे प्रकरण की जांच प्रदेश के एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने एसटीएफ को 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं, जिससे मामले में और भी राजदारों के नाम सामने आ सकते हैं। हाईकोर्ट के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है और लेखपाल की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, बैनामों की प्रतियां और अन्य अभिलेख एसटीएफ को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट, ग्राहकों को अब इस तरीके से गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट, ग्राहकों को अब इस नए तरीके से मिलेगी एलपीजी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है। एलपीजी की सप्लाई पर दबाव बढ़ने के बीच भारत ने अब स्पॉट मार्केट से एलपीजी खरीदना शुरू कर दिया है, ताकि घरों और कारोबार में गैस की कमी ना हो। पश्चिम एशिया दुनिया का बड़ा ऊर्जा सप्लायर है, लेकिन हाल के संघर्ष के कारण वहां से सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत, जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, अब तुरंत जरूरत पूरी करने के लिए स्पॉट खरीदारी कर रहा है। सरकारी तेल कंपनियां अब
अमेरिका जैसे देशों से अतिरिक्त एलपीजी कार्गो खरीद रही हैं, जो जून जुलाई तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। भारत में रोजाना करीब 80,000 टन एलपीजी की जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि देश ने अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। पहले घरेलू उत्पादन कम था, जो अब बढ़कर करीब 46,000 टन प्रतिदिन हो गया है, यानी अब भी एक बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है। पहले भारत की लगभग 90% एलपीजी सप्लाई खाड़ी देशों यूएई, कतर, सऊदी अरब आती थी, लेकिन अब सरकार ने रणनीति बदलते हुए आयात के स्रोत बढ़ा दिए हैं। अब इस लिस्ट में अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों को जोड़ा गया है। पहले 10 देशों से आयात होता था, अब इसे बढ़ाकर 15 देशों तक कर दिया गया है। सप्लाई बनाए रखने की क्या तैयारी है? सरकार के मुताबिक करीब 8 लाख टन एलपीजी का आयात पहले ही सुनिश्चित किया जा चुका है। हाल ही में 10 जहाज भारत पहुंचे, जिनमें से 9 में कुकिंग गैस थी। ये दिखाता है कि सरकार सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है। मार्शल आर्ट्स ट्रेनर था, बच्चे का किया था कत्ल, 31 साल बाद गिरफ्तार यूट्यूबर सलीम वास्तविक की कहानी। वो खुद को कई साल से सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट सलीम वास्तविक बताता था। यूट्यूबर पर वीडियो बनाता था, लेकिन असलियत में वो एक पुराने जघन्य हत्या के केस का फरार मुजरिम निकला। सलीम वास्तविक और सलीम अहमद ने अपनी पहचान एक्स मुस्लिम यूट्यूबर के तौर पर बना ली थी। उसे 31 साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में अरेस्ट किया गया है। उसने दिल्ली के एक बिजनेसमैन के 13 साल के बच्चे का कत्ल किया था। दिल्ली की गलियों में 31 साल पुराना एक खौफनाक केस फिर सुर्खियों में है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी सलीम वास्तविक और सलीम अहमद को गिरफ्तार किया है। सलीम ने दिल्ली के एक कारोबारी के बेटे का साल 1995 में किडनैप किया था, फिर हत्या कर दी थी। सलीम उसी बच्चे के स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता था। इतने सालों में वह यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनकर अपनी पहचान छुपाता रहा, लेकिन अब अरेस्ट हो चुका है। ये कहानी शुरू होती है 20 जनवरी 1995 से, जब दिल्ली के एक बिजनेसमैन का 13 साल का बेटा संदीप बंसल रोज की तरह स्कूल के लिए घर से निकलता था, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। परिवार ने जब तलाश शुरू की तो कुछ ही घंटों बाद उन्हें एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने बच्चे की सुरक्षित रिहाई के बदले 30,000 रुपए की फिरौती मांगी। धमकी साफ थी, अगर पुलिस को बताया गया तो बच्चे की जान ले ली जाएगी। यूपी में 1 मई से 30 जून तक गांव-गांव होगा सर्वे। क्या करने जा रही योगी सरकार? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गांव-गांव सर्वे करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी की गई है। इसके तहत गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग गन्ने की फसल का जीपीएस सर्वेक्षण कराएगा। यह जीपीएस सर्वेक्षण 1 मई से शुरू होकर 30 जून 2026 तक चलेगा। इसकी सूचना 3 दिन पहले सभी रजिस्टर्ड गन्ना किसानों को मोबाइल SMS के जरिए दी जाएगी। गन्ना सर्वेक्षण टीम में एक राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक और एक चीनी मिल कर्मचारी शामिल होंगे। इनको सर्वेक्षण से पहले प्रशिक्षित भी किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान किसान की मौजूदगी जरूरी होगी। टीम किसान के खेत पर पहुंचकर जीपीएस के जरिए उत्पादन का डाटा सीधे विभाग के सर्वर पर फीड करेगी। वहीं सर्वेक्षण के बाद खेत का क्षेत्रफल, गन्ने की किस्म समेत अन्य जानकारी भी किसानों को SMS के जरिए दी जाएगी। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग आयुक्त वीना कुमारी मीना ने बताया कि पेराई सत्र 2026-27 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी कर दी गई है। सर्वेक्षण कार्य 1 मई से प्रारंभ कर 30 जून तक पूरा किया जाएगा। साथ ही बताया कि किसी भी गन्ना कृषक के सर्वेक्षित भूमि का सत्यापन राजस्व विभाग की वेबसाइट से किया जा सकता है। चीनी मिलें गन्ना सर्वेक्षण के अंतिम आंकड़े सीधे विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पोस्ट करेंगी। होमगार्ड परीक्षा 2026 10 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, बसें लगाएंगी अतिरिक्त फेरे। यूपी होमगार्ड परीक्षा 26 के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने 10 विशेष ट्रेन का प्रस्ताव तैयार किया है। वहीं रोडवेज ने भी विभिन्न रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यूपी होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने 10 विशेष ट्रेन का प्रस्ताव तैयार किया है। वहीं रोडवेज ने भी विभिन्न रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को होगी। प्रयागराज मंडल PRO अमित कुमार सिंह के अनुसार परीक्षार्थियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के रूट में विस्तार किया गया है। कानपुर फतेहपुर मेमू अब सूबेदारगंज तक चलेंगी, जबकि इटावा कानपुर मेमू को
लखनऊ तक और दिल्ली ढूंढला मेमू को गोविंदपुरी तक विस्तारित किया गया है। आगरा मैनपुरी मेमू भी अब फरुखाबाद तक चलेगी। वहीं यूपी रोडवेज ने जौनपुर, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बांदा और मिर्जापुर जैसे प्रमुख रूटों पर बसों के 80 अतिरिक्त फेरे लगाने की योजना बनाई है। क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि बस अड्डों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। विशेष हेल्पलाइन डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।